नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावाने। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ। इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है एनालाइज द रीसेंट ट्रेंड्स इन रिटेल एंड होलसेल इन्फ्लेशन इन इंडिया। जीएस पेपर 3। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, मॉनिटरी पॉलिसी, इसी के साथ साथ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स, एनवायरनमेंट में मॉनसून, फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी ये टॉपिक जो है वो टच करता है। तो मई महीने का जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है, यानी कि इन्फ्लेशन का जो अभी आंकड़ा सामने आ रहा है, दिस इज लोवेस्ट इन ओवर 6 ईयर्स। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े को देखें तो मई महीने का जो आंकड़ा है दैट इज 2.8%। तो ये पिछले आप समझ लीजिए 75 महीनों का सबसे कम डिजिट है ये 2.8%। और होलसेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो होलसेल इन्फ्लेशन हैज टच्ड 0.4%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो एक आंकड़ा दिया था, उनका जो पहले प्रोजेक्शन था दैट वाज समवेयर अराउंड 4%, लेकिन अब लेटेस्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल का जो इन्फ्लेशन है, फुल ईयर इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन हो ये किया है 3.7%। यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। और इसके पीछे जो दो मेन रीजंस हैं, नंबर 1 इज फूड इन्फ्लेशन, ये कम हुआ है, एंड द सेकंड थिंग इज फ्यूल। इसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। क्रूड ऑयल जो है तो ये भी काफ़ी, इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रही है। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो डाउन रही हैं, उसके पीछे भी दो रीजंस हैं। एक तो है ओवर सप्लाई। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड ये चीज़ है कि जब किसी चीज़ की डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाती है, राइट। तो दिस इज वन रीज़न। सेकंड रीज़न जो है दैट इज़ ग्लोबल इकोनॉमी जो है इट इज़ इन स्लो डाउन मोड। तो ये कुछ दो ऐसे बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो भी कम हुई है, विच इज़ गुड थिंग फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारा एक देश है जो 80% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्रूड ऑयल की प्राइस जब कम होती है तो होलसेल जो इनपुट है, राइट, आप जो भी चीज़ करेंगे तो उसमें फ्यूल तो यूज़ होगा ही, ट्रांसपोर्टेशन में होगा, प्रोडक्शन में होगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो होलसेल प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, राइट। क्रूड ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन जो है वो मई महीने में 12.4% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो थिंग्स आर गुड एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, राइट। इन्फ्लेशन काफ़ी कूल हुआ है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्रूड की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई, ऐसे समय में ही हमें देखने को मिला कि इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। और स्पेसिफिकली मैंने हॉर्मुज को लेकर डिस्कशन की थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब डिसरप्शन इसमें क्रिएट हो सकता है और इसकी वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है इसमें 40 से लेकर 50% शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसमें इश्यू हुआ तो ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है। और इस चीज़ को लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो ट्रेड और शिपिंग सेक्टर जो है उनके साथ भी अभी डिस्कशन इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। और जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से ऑयल की प्राइस जो है, मीन्स अभी कुछ दिनों पहले ये स्टार्ट हुआ इजराइल और ईरान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट, और इसकी वजह से ऑयल की प्राइस जो है उसमें एक दिन में 8% जितना राइज हमें देखने को मिला है, इंक्रीज हुआ है ये। दूसरी तरफ मॉनसून की अगर बात करें तो मॉनसून की स्टार्टिंग जो हुई है तो इसमें भी एक हमें स्लो डाउन देखने को मिला है। मॉनसून का जो प्रोग्रेस है इनिशियल अच्छा था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा स्लो हुआ है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फूड की जो प्राइस है उसमें वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो पहले ऑयल और फूड, ये दो चीज़ें जो डाउन चल रही थी, अब ये दोनों चीज़ें जो है मॉनसून की वजह से, वैसे मॉनसून के बारे में काफ़ी प्रेडिक्शंस किए गए हैं कि इट्स गोइंग टू बी ए बाउंटीफुल मॉनसून, लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो फूड की प्राइस भी अप जाएगी और
ऑयल के बारे में जैसे हमने डिस्कशन किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ समय पहले ही एक कट डाउन किया था 0.50% का, राइट, 0.5% का जो रेट कट किया, रेपो रेट कट किया, और उस समय पर न्यूट्रल स्टैंस रखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अब अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया भी जा सकता है, अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो ऐसे समय में, ये अभी जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जो समय अभी चल रहा है, जो एरा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे समय में काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं। सो ये था इन्फ्लेशन को लेकर एक बिग पिक्चर। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ये हेलीकॉप्टर क्रैश के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। एग्जामिन द सेफ्टी चैलेंजेस इन रैपिड डिप्लॉयमेंट टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन इको सेंसिटिव एरियाज, जनरल स्टडीज पेपर 2। इसमें गवर्नेंस, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ गई। और जनरल स्टडीज पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देन एनवायरनमेंट है, तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको सेंसिटिव जोन्स, राइट, इकोनॉमी, टूरिज्म, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। चार धाम जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो इसमें 7 लोगों का निधन हुआ, राइट, और 5 इंसिडेंट्स हो गए 6 हफ्तों के अंदर, 6 वीक्स में 5 इंसिडेंट्स हुए। और अब जाकर चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगी हैं। तो सेफ्टी को यहाँ पर एक लंबे समय से डिसरिगार्ड किया जा रहा था, प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच जो है वो लगाया जा रहा था, और ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक बहुत ही एक सेंसिटिव, एक फ्रेजाइल जोन है, और यहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिज्म जो है वो बढ़ने लगा है, और एक अनसेफ तरीके से टूरिज्म जो है इसका ग्रोथ हो रहा है। रही बात ये हेलीकॉप्टर सर्विस की, तो 9 ऐसी कंपनीज हैं जिनको उत्तराखंड की सरकार ने ग्रीन सिग्नल दिया है। अब हेलीकॉप्टर की प्राइजेस आप देखिए, केदारनाथ में अगर आप जाना चाहते हैं तो 6,000 रुपये से लेकर समवेयर अराउंड 8,000 के बीच में, ये 8,500 जितना, इसकी 6,000 to 8,500 की एक राउंड ट्रिप रहती है। अगर आप एक जो पोनी राइड करते हैं, पोनी राइड, राइट, वो जो खच्चर होता है तो उस पर बैठकर आप जाते थे, उसकी कीमत है 2,300 से लेकर 3,500। ये 1 वे ट्रिप की प्राइस है। 2 वे ट्रिप करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव। तो एक हेलीकॉप्टर के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स गोइंग टू बी कॉस्टली, लेकिन उसकी प्राइस इतनी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है क्योंकि 9 कंपनीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही है, और एवरी सिंगल डे 250 फ्लाइट्स होती हैं। हर रोज कुछ 1,500 जितने टूरिस्ट जो हैं उनको यहाँ पर डेली फेरी किया जाता है। तो क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, तो फिर मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो फिर सेफ्टी और ये सारी चीज़ें जो है वो बैक बेंच में चली जाती हैं। और बड़े बड़े गैप्स आप देखिए, क्रिटिकल सेफ्टी गैप्स की बात करें तो ना तो कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है इस रीजन में, ना तो कोई ऐसे प्रॉपर वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, और ये एक बहुत ही ऐसी जगह है हिमालयन रीजन, कि यहाँ पर वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो इतने लंबे समय तक डीजीसीए जो है इसने इन सारी चीज़ों को, सेफ्टी नॉर्म्स को इग्नोर किया। अब जाकर डीजीसीए जो है वो एक्टिव हुआ है, और कई जगह पर ये टूरिज्म पैकेजेस जो होते हैं, राइट, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख का जो पूरा 4 धाम का पैकेज रहता है, तो इसमें प्रीमियम होटल्स आ गई, आपको दर्शन करवाए जाएंगे, फिर लोकल ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं जिनको फॉरेस्ट को हटा हटा कर यहाँ पर बनाया गया है, राइट, रोड को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए, टनल्स को ज़्यादा क्रिएट करने के लिए ब्लास्ट्स किए जाते हैं। तो एक बहुत ही सेंसिटिव सिस्मिक जोन में अनचेक्ड डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। जो 2013 में हुआ, जो डिज़ास्टर हुआ, इसको कहीं ना कहीं भूल गई है सरकार। 6,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी 2013 में। उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें, इस प्रकार के लैप्सेस जो हैं वो चल रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर सर्विस जो है उसको रिज्यूम करने की बात है, लेकिन सबसे टॉप पर अगर कोई चीज़ है तो दैट शुड बी सेफ्टी, और नॉट जस्ट सेफ्टी ऑफ पीपल, सेफ्टी ऑफ माउंटेन्स एज वेल, सेफ्टी ऑफ दिस
हिली रीजन, ये सारी चीज़ों की सेफ्टी अगर हम आज से नहीं सोचेंगे, मीन्स ये बार बार यही चीज़ होती है, बड़ा डिजास्टर होता है तब सारी चीज़ें जो है उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसके बाद फिर से सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ये एक रिपीटेटिव एक चीज़ हो चुकी है और इस प्रकार के इंसिडेंट्स आपको फ्यूचर में भी अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही ऐसा रहा है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, राइट। बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इसमें, राइट। दिस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मेरिट ग्लोबल मरीन गवर्नेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंसेस, ग्लोबल ट्रीटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और पेपर 3 में ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इकोसिस्टम, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें। अब ओशियंस जो हैं उनका जीवन को लेकर और क्लाइमेट को लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन ओशियंस जो होते हैं ना हमारे, ये 30% जितना कार्बन एमिशन जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। पृथ्वी को कूल रखने में ओशियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। हमारे जो पृथ्वी पर 50% जितना जो ऑक्सीजन है ये ओशियन के द्वारा जनरेट किया जाता है, 50% जितना। दे आर लाइक दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन सिंक हमारे ओशियंस हैं। एंड व्हाट वी आर डूइंग विथ आवर ओशियंस, हम इनको बर्बाद कर रहे हैं। हम केमिकल्स, प्लास्टिक, अलग अलग प्रकार के वेस्ट जो है वो ओशियंस में डंप कर रहे हैं, एक लंबे समय से डंप कर रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, एक एरविड प्राडो, माल्टा के थे, राइट। और 1967 में उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट दिया था। बेसिकली उन्होंने ओशियन को वूम्ब ऑफ लाइफ कहा। अगर पृथ्वी पर जो जहां तक साइंस पहुंचता है, तो अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि साइंस तो यही कहता है, मॉडर्न साइंस ये कहता है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव हैं तो उनकी शुरुआत जो है वो ओशियन से हुई। और इसी रूट को, जीवन के रूट को हम आज डिस्ट्रॉय, रूट ROOT, रूट, इसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वी नीड ए ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर ओशियन प्रोटेक्शन। उनक्लोज है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, इसको उनक्लोज कहते हैं, राइट। उनक्लोज जो है ये 1982 में बना, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1994 से। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसमें भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, 14, तो ये भी ये ओशियन के साथ जुड़ा हुआ है, ओशियन कंजर्वेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, राइट। तो 2017 में न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 2022 में पोर्तुगल का जो लिस्बन है वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, फिर एक नीस सिटी है, राइट, फ्रांस का सिटी है, 2024 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई थी। तो ये जो अलग अलग स्टेप्स लिए गए हैं, इसमें उनक्लोज आ गया, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 है, और ये सारी जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो इसका टारगेट यही है कि जो मरीन पोल्यूशन है इसको एलिमिनेट किया जाए, ओवर फिशिंग को बंद किया जाए, ओशियन एसिडिफिकेशन को बंद किया जाए। और ये SDG 14 जो है, तो इसमें से पूरी दुनिया जो है वो साइड ट्रैक हो चुकी है। ये जो नीस UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2024 है, इसके कुछ की आउटकम्स की अगर हम बात करें तो इसके की आउटकम ये है कि पहले तो ये कोस्टा रिका और फ्रांस के द्वारा को होस्टेड थी, राइट। और 170 से ज़्यादा देशों ने इसमें पार्ट लिया, अटेंड किया, 60 हेड्स ऑफ स्टेट्स इसमें शामिल थे। तो एक आउटपुट इसका ये रहा, एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ है, एक नीस ओशियन एक्शन प्लान तैयार किया गया है। एक्शन प्लान,
और ये प्लान जो है ये इसमें गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, यूएन एजेंसीज, सिविल सोसाइटी सब ने कमिटमेंट दिया है। और यहाँ पर आज भी ऐसी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें लीगली बाइंडिंग नहीं है। दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। इट शुड बी लीगली बाइंडिंग। सभी अपने अपनी तरफ से टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि लीगली बाइंडिंग नहीं है तो चीज़ें जो है वो आज भी उतने ज़्यादा मीन्स लोग इसको इस चीज़ को दुनिया उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही है। लीगल डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक BBNJ है, राइट। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी, BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन ट्रीटी। क्या होता है कि हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ तक तो चीज़ों को हम करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, तो ऐसा दुनिया का 2/3 जितना ओशियन जो है वो किसी के नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू हैव दिस BBNJ। लेट मी राइट इट डाउन, दिस वन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल jurisdiction treaty, right, BBNJ। एंड ये BBNJ में कहा गया है कि भाई आप जल्द से जल्द, सारे देश जो है जल्द से जल्द इस चीज़ को रेटिफाई करेंगे। फिर एक ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी हुई है, तो इसमें भी इसका जो फाइनल शेड्यूल है इज गोइंग टू टेक प्लेस इन अगस्त 2025 दिस ईयर, जिनीवा में होने वाला है। सो लेट्स होप कि इसमें कुछ बड़े कदम जो है वो सारे देश मिलकर उठाएंगे। प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रेंड की बात करें तो यू नो इट वेरी वेल, अभी कुछ दिनों से हम प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, राइट। हमने आंकड़ों को भी देखा कि हर साल 400 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो जनरेट किया जाता है। 10-11% जितना ही हम रिसाइकल करते हैं, बाकी का जो है वो यहाँ वहाँ सारी जगहों पर डंप किया जाता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे नाम मैं आपको दे रहा हूं, इन पर थोड़ी रिसर्च आप कीजिएगा, राइट। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, राइट, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो ये भी कहता है कि जो 30% जितनी जो ओशियन स्पेस है इनको मराइन प्रोटेक्टेड या फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2030 इसको बनाना है हमें, 30% जितने ओशन को। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एक वन ओशन साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। तो इसमें 2000 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं और ओशियनोग्राफर्स जो हैं वो मिले थे, यूनाइटेड नेशन की मीटिंग से पहले मिले थे, और उन्होंने सारी साइंस बेस्ड वार्निंग्स और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो दुनिया के सामने रखी थी। दूसरा जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दैट इज़ फंडिंग गैप। यूएन का एस्टिमेट है कि ओशियन को क्लीन करने के लिए वी नीड समवेयर अराउंड $15.8 बिलियन। इतने बड़े गैप का, इतने बड़े फंड का एक गैप अभी क्रिएट हुआ है, $15.8 बिलियन का। और यूएसए जैसे देश जो है वो कई बार अंडर ट्रंप तो वो निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होते हैं। रही बात हमारे देश भारत की, तो हमारे जो मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जितेंद्र सिंह साहब जो हैं, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पर भारत ने 6 पॉइंट एक्शन प्लान को दिया है। तो इसमें मरीन रिसर्च को और ज़्यादा एडवांस करना है, फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एक्सपांड करना है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी, मराइन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने की बात है, ओशियन गवर्नेंस और ये सारी चीज़ें इसमें है, कोस्टल कम्युनिटीज़ को एम्पावरमेंट करने की बात बताई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत ने रखी हैं। हमारे देश के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है भारत का, EEZ भारत का है 2.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का। और कोस्ट लाइन की बात करें तो 7000 से ज़्यादा किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन भी है। सो अगर दुनिया ये सारी चीज़ों को, ये सारे जो आज हमने पॉइंट्स, बड़े बड़े पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे बड़े पॉइंट्स को अगर हम जेन्युइनली फॉलो करेंगे तो फिर जाकर हम ये वोम्ब ऑफ लाइफ जो है उसको बचा पाएंगे, वरना तो
ये डिटीरियोरेट ही होता जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दिस वन इज अबाउट डीएनए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साइंस एंड टेक के साथ जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक ले लीजिए, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सारी चीज़ों को टच करने वाला ये टॉपिक है। डिस्कस द रोल ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। राइट, अब ये जो फ्लाइट की ट्रेजेडी हुई तो इसमें 135 जितने जो विक्टिम्स हैं उनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया गया है। 1997 में गरुड़ा एयरवेज की जो फ्लाइट क्रैश हुई थी 1997 में, तो उसमें 48 ऐसे लोग थे जिनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए, तो उनको एक साथ फिर दफनाया गया था। ऐसी सिचुएशन हुई थी 1997 में। लेकिन तब से लेकर आज अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। डीएनए का जो एक ओरिजिन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राइट, 1869 गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। उस समय पर स्विट्जरलैंड के एक साइंटिस्ट हैं फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर ने डीएनए की शोध की थी 1869 में। लगभग 135 ईयर्स तक डीएनए जो है उसका इतना कोई खास रोल नहीं था। फिर डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसकी डिस्कवरी हुई थी समवेयर अराउंड 1962। नोबेल पुरस्कार दिया गया था वॉटसन एंड क्रिक को। लेकिन उसके बाद जो यूरेका मोमेंट आया दैट वाज इन 1984। 1984 में एलेक जेफरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 10 सितंबर 1984 की बात है जब उन्होंने डीएनए का इस्तेमाल करते हुए जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग जो है उसकी खोज की। और तब एक केस भी था, सिटीजनशिप का केस था और एक रेप मर्डर केस था, तो इसको भी सॉल्व किया एलेक जेफरी ने कि ये जो शोध थी डीएनए को लेकर, राइट, ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग जो थी। उसके बाद 1985 से आप देखेंगे तो डीएनए का इस्तेमाल जो है वो ये क्राइम सॉल्विंग और इन सारी चीज़ों में होने लगा। और एक बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले, वो प्रोग्राम भी आता था, ये नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी चैनल में प्रोग्राम आते थे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, और उसमें डीएनए का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होने लगा एंड थिंग्स। तो फिर 86 से अगर आप देखेंगे 1986 से, तो यूएसए का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है तो उसने डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और आज अगर आप देखेंगे तो डीएनए टेस्टिंग जो है इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, आज बहुत ही अफोर्डेबल है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, राइट, क्रिमिनल केसेस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी के केसेस हैं, मिसिंग पर लोगों के केसेस हैं, तो जिसमें डीएनए का इस्तेमाल जो है वो किया गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले प्रूव नहीं हो पा रही थी, लेकिन इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में डीएनए ने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आज डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है ये तो एक मोबाइल फ़ोन जितना है ना, हमारा स्मार्टफोन, उससे भी छोटा एक डिवाइस होता है, उससे सीक्वेंसिंग आप कर सकते हैं। इस डिवाइस की कीमत कुछ $3000 जितनी रहती है। और यूएसए की मिलिट्री ने 2019 में जो आईसिस का जो बगदादी था तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी ऐसे ही छोटे एक डिवाइस का इस्तेमाल जो है वो किया था। तो काफ़ी सारा मीन्स ये जो साइंटिफिक मीन्स 1869 में जब इसकी शोध की गई तो क्या पता था कि इतने सालों के बाद इतना बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो इससे क्रिएट होगा। सो डीएनए हैज़ प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे देश में ये नेशनल फ्रेमवर्क जो डीएनए डेटा यूसेज है तो उसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सो that's everything about DNA, right? Let's move on to next topic. Discuss the strategic implications of Iran's potential withdrawal from the Non-Proliferation Treaty. GS पेपर 2 और 3 के साथ जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इसको 1970 में साइन किया गया था, राइट। ये ग्लोबल न्यूक्लियर फ्रेमवर्क है और इसका मेन लक्ष्य यही था कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुली हम यूज़ करें, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इसके स्प्रेड को प्रिवेंट करें। काफ़ी लॉजिकल बात है। इसमें न्यूक्लियर स्टेट्स भी हैं और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स भी इसमें शामिल हैं। ईरान जो है, ईरान
एक सिग्नेटरी है एनपीटी का एज ए नॉन न्यूक्लियर स्टेट, और अगर आप सिग्नेटरी हैं तो बेसिकली आईएईए जो है उसके इंस्पेक्शन का आप पार्ट बन जाते हैं, बिकॉज यू हैव साइंड इट, आपके यू आर बीन ओब्लाइज्ड, यू नो, आपके ओब्लिगेशंस हो जाते हैं कि आपको मीन्स आपने ये साइन किया है, यू आर पार्ट ऑफ दिस थिंग, तो फिर आईएईए आप पर निगरानी रख सकता है। लेकिन अगर आप इसको एग्जिट कर देते हैं तो फिर आईएईए के इंस्पेक्शन की कोई ताकत आप पर नहीं रहेगी। अब ईरान ने कहा है कि भाई हम ये एनपीटी जो है उसमें से अपने आप को हटा रहे हैं। एक पार्लियामेंट में, वहाँ की पार्लियामेंट में एक ड्राफ्ट जो है उसको तैयार किया जा रहा है, एग्जिट लेजिस्लेशन को बनाया जा रहा है। रही बात इजराइल की, तो इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एनपीटी, और अभी कुछ समय पहले आईएईए ने ये भी बताया था कि भाई ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो नियर वेपन्स ग्रेड जो है उनके पास यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम इतना है, तो अगर वो विड्रॉ कर लेता है तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ ओपनली आगे बढ़ सकता है। तो ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अब होने लगी है। फिर दूसरे देश हैं वेस्ट एशिया के, राइट, वो भी कहेंगे, सऊदी अरेबिया कहेगा कि भाई हमें भी निकल जाना है, इजिप्त जो है वो भी कहेगा हमें निकल जाना है, तुर्की जो है वो कहेगा हमें निकल जाना है, तो फिर नॉन न्यूक्लियर ये सारे देश ऐसा करने लगेंगे और फिर वो फिर बॉम्ब बनाने की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तो चीज़ें देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला टॉपिक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर मिलकर ये चीज़ों को और ज़्यादा, और ख़ास करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पर और ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है। चीज़ों को डी एस्केलेट करने में इट मस्ट प्ले इम्पोर्टेंट रोल। ग्लोबल पीस की तरफ दुनिया को ले जाना है, लेकिन ये पुराने इंस्टीट्यूशंस ये नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से कई जगहों पर इस प्रकार के टेंशंस जो है वो क्रिएट हुए हैं, एज यू ऑल नो। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।